हेलो एवरीवन। बिहार, जिसे अक्सर हम पिछड़ेपन और बिजली संकट से जोड़कर देखते हैं, एक अब नया इतिहास रचने जा रहा है। क्या आपको पता है कि जो बिहार है वो पहले एक बहुत बड़ा समृद्ध शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे परिवर्तन समय के साथ बहुत ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से आज बिहार को सबसे पिछड़ेपन राज्यों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो भारत का जो पहला SMR जो पावर प्लांट है, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब बिहार में लगने जा रहा है। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, बल्कि ये बिहार की नई ऊर्जा की एक क्रांति की शुरुआत है। तो बिहार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो अप्रूवल दिया जा चुका है, स्टेट में अब बनेगा जो SMR न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो 24 जून 25 को इसको अप्रूवल मिला था। यूनियन पावर मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा बिहार में, और ये SMR टेक्निक पर आधारित होगा। तो इसकी अगर हम साइट देखें कहाँ पर इसको लगाया जाएगा, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। स्पेशली जो रजौली एरिया है उसके नज़दीक, वहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये फुलवारिया डैम के नज़दीक होगा, क्योंकि डैम के नज़दीक होने का कारण एक ये है कि इसको पानी, इसके लिए जो भी पानी की ज़रूरत होगी वो पूरी की जा सकती है। मैप में आप देख सकते हैं, ये है नवादा डिस्ट्रिक्ट। इसके मतलब जो गया है, गया के बिल्कुल साथ ही है नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें रजौली एरिया है, फुलवारिया डैम, वहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब देखिए इसमें NTPC का क्या रोल है। जो NTPC है इसको मतलब कि इस प्रोजेक्ट में जो NTPC और NPCIL है, जो इसकी एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जा सकती है। NTPC का फोकस होगा कि बिजली उत्पादन को व्यवहारिक और सुरक्षित करना। तो ये NTPC जो कंपनी है इसका भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। नई ऊर्जा में विस्तार करना, मतलब कि जो अब तक NTPC है ये थर्मल, सोलर और हाइड्रो सेक्टर में हुआ करता था, लेकिन अब इसको न्यूक्लियर में भी शामिल किया जाएगा। इसका क्या लक्ष्य होगा कि नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे भारत के 2070 तक जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य है, इसमें मदद करेगा ये कंपनी। SMR के जरिए NTPC अब ज़्यादा सुरक्षित और हरित ऊर्जा जो स्रोत हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में NTPC का भी रोल रहेगा। अब देखिए SMR टेक्निक क्या है जिसका यूज़ किया जाएगा इसमें। हालांकि ये पहला होगा SMR टेक्निक वाला, मतलब कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, ये भारत में पहली बार इसको शुरू किया जा रहा है। और इसका मतलब ये क्यों, इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये साइज़ में छोटा होता है, ठीक है, दूसरा ये तेज़ी से बनता है, तीसरा है कि ज़्यादा सुरक्षित होता है। ये तकनीक अभी तक जो है अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों में इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन अब भारत में भी इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये तेज़ी से होता है, इसमें को इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। मतलब स्मॉलर ग्रिड्स के थ्रू इसको जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो सकता है। क्योंकि अगर हम बिहार को देखें तो वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि जहाँ पर आसानी से बहुत बड़ा कोई पावर प्लांट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए। ये जो पारंपरिक रिएक्टर है उसकी तुलना में आसानी से बन सकता है इसमें, और तेज़ी से ये सुरक्षित, मतलब तेज़ी से बनता है, ज़्यादा ये सेफ्टी, मतलब इसमें ज़्यादा सेफ्टी होती है। अब देखिए बिहार के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना ये पावर प्लांट। सबसे पहले तो क्या होगा कि बिहार में जो एनर्जी स्टेबिलिटी है, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनर्जी है, ऊर्जा की कमी देखी जाती है बिहार में, उसको पूरा करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जिसमें क्या होगा कि 9 गीगावाट अभी मतलब जो ऊर्जा पैदा की मतलब उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब 17 गीगावाट तक किया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। इसमें जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको ज़्यादा मतलब बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि अगर कोई भी जहाँ पर अगर कोई भी स्टेट डेवलपमेंट कर रहा है तो उसमें जो इंडस्ट्रीज़ और ऐसे पावर प्लांट्स वगैरह होने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन कमिटमेंट पर आधारित है, मतलब कि जो थर्मल, सोलर और विंड स्टोरेज है इनिशिएटिव्स, उनके अंडर 2035 तक जो एनर्जी विज़न है उसको पूरा करने में ये मतलब महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा अगर हम इस पावर प्लांट की कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी को देखें तो इसकी टोटल कैपेसिटी होगी 2000 मेगावाट जो है मतलब ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।
इसके अलावा टेक्नोलॉजी इसकी हमने देखी SMR है, जो कि तेज़ी से बनता है, सुरक्षित होता है और छोटा होता है। मतलब कि बिहार की अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बिल्कुल ऐसा मतलब ये पर्याप्त है। जो ये टेक्निक अपनाई जा रही बहुत अच्छी टेक्निक है और भारत में अभी तक इसको कहीं भी नहीं यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब बिहार में इसको पहली बार यूज़ किया जाएगा। इससे पहले SMR टेक्निक को अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसी कंट्रीज अपनाती थी, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। ये काफ़ी सेफ होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बजट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जा सकता है। इसमें प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम यूज़ होगा। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे पहले कोई भी ऐसा पावर प्लांट नहीं था। अब देखिए इसके इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योर की जा सकती है। जो बिहार की पावर शॉर्टेज है, मतलब कि वहाँ पर बिजली और ऊर्जा की जो आपूर्ति वहाँ पर कमी देखी जाती है, उसको पूरा किया जाएगा। जॉब क्रिएशंस होंगी, यहाँ पर हज़ारों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली जॉब दी जाएंगी। अगर कोई भी प्लांट, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर स्थानीय मतलब अपने एरिया में रहकर भी रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होंगे, क्लीन एनर्जी उत्पादन की जाएगी, कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सकता है। अब देखिए इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहले लैंड चाहिए 3000 एकड़ के लिए, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। वाटर रिसोर्स चाहिए, जिसकी वजह से इसको फुलवारिया डैम के नज़दीक एस्टेब्लिश किया जा रहा है। वहाँ पर जो मतलब वाटर की कमी होगी, जो भी वाटर इसको चाहिए उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। फंडिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, मतलब कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब देखिए इसकी एक कुछ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी रही है, मतलब कि वहाँ जो डेवलपमेंट एरिया उसके लिए तो है, लेकिन उसके साथ ही कुछ अगर हम इसके राजनीतिक फ़ायदे देखें, मतलब राजनीतिक तौर पर, तो वो भी कुछ फ़ायदे देखे जाते हैं। एक तो ये होगा कि स्टेट लेवल पर जो बिहार का गोल है एनर्जी सेल्फ रिलायंस, उसको पूरा किया जाने का भी एक जो गोल पूरा मतलब एक मोटिव पूरा हो सकता है। उसके अलावा नेशनल गोल है जो कि इंडिया की 100 गीगावाट एनर्जी में मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट जो है 27 तक उसको पूरा करने में काफ़ी बड़ा रोल निभा सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो एनडीए की अभी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा मतलब बहुत अच्छे से इसको अपने जो भी मतलब इलेक्शन के जो रैली जो कैंपेन होते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है कि बिहार की जो 25 असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं अभी हाल ही में, तो इसको मतलब ऐसे यूज़ किया जाएगा कि लोगों को दिखा सकती है गवर्नमेंट की हमारे द्वारा मतलब ऐसे बिहार का विकास किया जा रहा है, तो आप हमें वोट दीजिए, है ना। तो लोग ऐसे बातों में आ भी जाते हैं, तो मोदी के द्वारा भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि हमारी सरकार ने बिहार का विकास किया है या बिहार में ऐसी नई नई चीज़ें बनाने जा रही हैं। तो हो सकता है लोगों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो बिजली की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जो ऊर्जा की कमी वहाँ पर चल रही है उसको पूरा किया जाएगा। तो इसी तरह इसके पॉलिटिकल मतलब कॉन्टेक्स्ट में भी इसके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज होगी इसमें 500 मेगावाट, फाउंडेशन लेड इन सीवान, मतलब जून 2025 तक। उसके अलावा एडिशनल पावर भी इसमें रखा जा सकता है, जैसे 500 मेगावाट एक्स्ट्रा इसमें बिहार की जो समर डिमांड के लिए इसको 500 मेगावाट एनर्जी जो एक्स्ट्रा दी जाएगी। रीन्यूएबल एनर्जी है, सोलर प्लांट्स जो कि दरभंगा एंड सुपौल में मतलब सोलर प्लांट है, उसके थ्रू इससे रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो उत्पन्न की जा सकती है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि बिहार इतना आखिर पिछड़ा हुआ एरिया क्यों है, इसको क्यों इतना पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। इतिहास से अगर हम नज़र डालें तो पहले इतना ये समृद्ध और शक्तिशाली हुआ करता था, आज उतना ही ये ज़्यादा पिछड़ चुका है। झारखंड अलग होता है 2000 में। झारखंड के अलग होने के बाद जहाँ के जो खनिज संसाधन है, मतलब जो बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट पाया जाता है, जो मिनरल्स मिलते थे वो अब झारखंड के एरिया में जा चुके हैं। तो इसी वजह से बिहार को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बिहार के पास अब कोई भी इतने बड़े उद्योग नहीं है, बिजली उत्पादन नहीं है, कोई भी खनिज आधारित व्यापार नहीं रह चुका है।
मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते ये है बिहार और झारखंड का एरिया। पहले ये एक मतलब पूरी एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से जो मिनरल्स का एरिया जो आज हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में ज़्यादा हमें मिलता है, तो वो झारखंड उड़ीसा का क्षेत्र है। और जो बिहार है अब उसके पास कोई भी मिनरल्स इतने ज़्यादा कोई भी खनिज संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पिछड़ चुका है। प्राचीन बिहार की अगर हम बात करें मतलब यहाँ की जो सभ्यता थी, इसमें 6000 साल पुरानी जो सभ्यता होती थी सोन गंगा घाटी में मिलती हैं। वहाँ पर कुछ हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं जहाँ पर सोन और गंगा की जो घाटी होती थी वहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं काफ़ी फुलफिल हुई थी, मतलब काफ़ी फली फूली थी। बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल यहाँ पर बोध गया, जो कि गया बिहार में है, तो बुद्ध को ज्ञान मिला था यहाँ पर। वैशाली जो कि पहला गणराज्य था, जैन धर्म के महावीर का जन्म स्थान है, वो भी बिहार में ही है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जो शिक्षा के विश्व स्तरीय केंद्र थे, मतलब कि जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे बहुत बड़े और फेमस हुआ करते थे इतिहास में, वो सभी यहाँ पर बिहार में हुआ करते थे। आप देख सकते हैं आप इनकी जो ये है नालंदा विश्वविद्यालय, इनकी हालात कैसे हो चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बिहार पिछड़ चुका है। अब हम बात करते हैं मगध से मौर्यों तक जो सम्राट की भूमि हुआ करती थी। यहाँ पर मतलब महाजनपद काल जब हम देखते हैं तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। यहाँ पर बिंबिसर, अजातशत्रु, शिशुनाग जैसे वंश यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, उनका उदय हुआ था। और ये बहुत ही शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली था कि जो बाहर की मध्य एशिया के जो बाकी साम्राज्य यहाँ पर अगर कब्जा करने की कोशिश करते थे, हमला करने की, तो वो इनका इतना ज़्यादा मतलब बोलबाला रहता था इन राजाओं का, बिंबिसर, अजातशत्रु, शिशुनाग की, इनकी मतलब इनका नाम सुनकर ही वो उनकी सेना डरने लग जाती थी, इतना ज़्यादा शक्तिशाली समृद्ध हुआ करता था। इसके बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, चंद्रगुप्त का शासक मतलब वंश जो होता है उनका उदय होता है। चाणक्य की नीतियाँ अपनाई जाती है, बहुत अच्छे से ये पूरा साम्राज्य चलाया जाता है। सम्राट अशोक का जो कलिंग युद्ध वो भी यहाँ पर बिहार में होता है, बौद्ध पर धर्म का प्रसार होता है, तो बहुत बड़ी इसको सम्राटों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद गुप्त काल को एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाटलिपुत्र जो था, यहाँ पर पाटलिपुत्र तो उसको राजधानी बनाया गया था। समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य इनका शासन यहाँ पर रहता था। इन्होंने आप देख सकते हैं इतने बड़े एम्पायर, गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था, और इनका जो मेन राजधानी थी वो बिहार में ही हुआ करती थी। यहाँ पर इसमें जो स्वर्ण युग था, इस समय पर कला, विज्ञान, साहित्य, गणित जैसे कि आर्यभट्ट, कालिदास, इन सभी का समय हुआ करता था। जब हम इतिहास में देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हमें कला के काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, विज्ञान के, साहित्य का, इन सभी का उदय बिहार से ही हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा विक्रमादित्य, तो ये यहाँ पर इनके एक मतलब यादगार स्थल बना हुआ है। इसके बाद जो होता है मध्यकाल का समय आता है। उस समय क्या होता है, मुगलों और तुर्कों का प्रभाव देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। शेरशाह सूरी जो कि एकमात्र स्थानीय मुस्लिम शासक हुआ करता था, दिल्ली का शासक बनता है। जीटी रोड का निर्माण करवाता है, उसने रुपये का जो रुपया था उसका शुरू किया था। तो इसी तरह अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने आकर शासन किया। इसके बाद एक ऐसा समय भी आता है जब अंग्रेज भारत में आते हैं और विद्रोह होते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो इस क्षेत्र को सबसे पहले अपना यहाँ पर अपने जो कारखाने स्थापित करते हैं, क्योंकि जो बंगाल बिहार का एरिया हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ और काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। हर एक प्रकार की वहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है, मिनरल्स मिलते थे, कृषि बहुत अच्छे से होती थी, वहाँ पर उद्योग अच्छे से स्थापित किए जा सकते थे। पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता था, क्योंकि उसके साथ जो बे ऑफ बंगाल का जो मतलब लगता है उससे पानी की आपूर्ति आसानी से की जा सकती थी। इसी तरह धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए, अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कब्जा कर लेती पूरी तरह, मतलब जो पूरी तरह से भारत का जो प्रशासन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है। लेकिन 1857 में विद्रोह होते हैं, जिसमें कुंवर सिंह जो वहाँ के मतलब बिहार के ये काफ़ी शक्तिशाली और मतलब काफ़ी एक
स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। मतलब इतने ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होने के बावजूद बहुत अच्छे से इन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। इसके बाद यहाँ पर गांधी जी आते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की पहली लड़ाई होती है। तो बिहार ने काफ़ी लड़ाइयों का भी सामना किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई रोल नहीं है, बिहार का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है भारत की आज़ादी में। अब देखिए इसकी भूमिका क्या कह रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति, वो भी बिहार के रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति के जनक हैं, तो जो कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इनके द्वारा जेपी नारायण के द्वारा आंदोलन किए गए थे, लोगों को इकट्ठा किया गया था, लोगों में जागरूकता फैलाई गई थी। तो इतने बड़े महान जो नेता थे यहीं से निकले हैं, बिहार से। पटना विश्वविद्यालय से ये निकले और अनेक क्रांतिकारी और भी यहाँ के रहे हैं। अब इसके अलावा मतलब ये तो था योगदान और इतिहास में थोड़ी हमने नज़र डाली। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिकरण की कमी की वजह से कैसे ये पिछड़ा हुआ है। जब हम इतिहास में देखते हैं ब्रिटिश भारत में आते हैं, तो उस समय पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद निवेश उद्योगों की स्थापना नहीं की गई थी बिहार में। निजी कंपनियां जैसे बिजली, भूमि विवाद, सुरक्षा के कारण बिहार से काफ़ी ज़्यादा दूर रही थी। मतलब बिहार फिर धीरे धीरे पिछड़ता हुआ चला गया। इसके अलावा शिक्षा और जो कौशल विकास है उसमें काफ़ी कमी। जो सरकारी स्कूल है उसमें गुणवत्ता की कमी, मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती, वहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है। और यहाँ पर भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तकनीकी शिक्षा की कमी होती है, सिर्फ बच्चों को जो मतलब किताबी भाषा दी जाती है उसमें कोई स्किल नहीं सिखाई जाती। स्किल ट्रेनिंग का अभाव देखा जाता है बिहार में। प्रतिभाशाली छात्र और अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं, मतलब कि जो छात्र अच्छे से पढ़ना लिखना चाहते हैं वो तो कहीं और राज्य में जैसे दिल्ली या फिर किसी जैसे महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स में चले जाते हैं जहाँ पर उनको फ़ायदा होता है। तो क्या है, जो जिन लोगों में थोड़ी बहुत काबिलियत होती है तो वो अपना एरिया छोड़कर किसी और एरिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार काफ़ी देखा जाता है। 1990 के दशक से अगर हम देखें तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तो उसके बाद बिहार में कोई भी जो सरकार है वो 1-1.5 साल से, मतलब एवरेज उनका जो कार्यकाल है सिर्फ 1.5 साल तक रहा है, उससे ज़्यादा सरकार नहीं टिक पाई है। 1990 के दशक में जातिवाद राजनीति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता है, क्योंकि राजनीति में जातिवाद की भावना आ जाती है। नीति निर्माण की जगह वोट बैंक की राजनीति हावी हो जाती है। नीति निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर नीतियां बनाई भी जाती हैं तो उनको अच्छे से लागू नहीं कर पाते हैं। कई सालों तक जो कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रही है, जैसे कि जंगल राज, मतलब बिहार में ऐसा बोला जाता है कि जंगल राज चलता है ना, तो ऐसे भी नेता रहे हैं जिनके समय पर जंगल राज हुआ करता था। तो इसी तरह अब बिहार में कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी उसको अच्छी राह पर ले जाने वाला नेता नहीं हुआ था, तो इसी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाती है बिहार में। सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। अक्सर यहाँ पर बाढ़ बुनियादी ढांचे को तबाह कर देते हैं, मतलब बाढ़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो बुनियादी ढांचा है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए कृषि पर ज़्यादा निर्भरता रहती है। बिहार की जो 75% जो पॉपुलेशन है आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, लेकिन खेती आधुनिक नहीं है, मतलब खेती के जो तरीके हैं वो पारंपरिक तरीके, जिसकी वजह से वो उत्पादन में अपने उत्पादन नहीं बढ़ा पाए हैं, और वो जो कृषि मतलब जो किसान है वो गरीब रहे हैं। सिंचाई, भंडारण की सुविधा यहाँ पर कमज़ोर है। MSP, मार्केटिंग और कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें गंडक, कोसी, बागमती जैसी जो नदियां हर साल बिहार में आती हैं और बाढ़ लेकर आती हैं, और इतने सारे मतलब कई जिलों का हर साल विनाश होता है इस बाढ़ की वजह से। इससे क्या होता है कि आर्थिक विकास में रुकावट आ जाती है, लोगों को फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर बाढ़ आती रहेगी हर साल तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसको काफ़ी नुकसान होगा। पुल गिर जाते हैं और जो भी रोड कनेक्टिविटी जो भी होता है पूरी तरह से बाधित हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। जनसंख्या का दबाव और पलायन, बिहार देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है।
बेरोजगारी के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे बिहार को छोड़कर लोग दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में अपना जो रोज़गार लेने के लिए आते हैं। तो आपने देखा होगा पंजाब एरिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो वहाँ पर बिहारी लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि उनके वहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल पाता तो ये दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। इससे क्या होगा कि राज्य में जो श्रमिक मजदूर होते हैं, कुशल युवा, उनकी कमी हो जाती है क्योंकि वो अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब देखिए, प्रशासनिक क्षमता, नीति कार्यान्वयन की भी कमी देखी जाती है। योजनाएं तो बढ़ाई जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे पंचायती राज, उन सभी में जो भागीदारी उनकी नहीं हो पाती है। मतलब इन सभी कारणों की वजह से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि बिहार जो है इतना पिछड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट में देखें तो क्या कुछ हो रहा है, क्या आशा की कोई किरण नज़र आती है? बिहार कभी मतलब इतना अच्छा राज्य या विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखिए, सुपर 30 मिशन प्रेरणा, शिक्षा पर फोकस करने के लिए ऐसे जो है मिशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से लागू कर पाने के बाद ही ये पता चलेगा कि इसमें कुछ सुधार देखे जाते हैं कि नहीं। महिला सशक्तिकरण, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की गई है। पंचायतों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। उद्योगों में बिहार स्टार्टअप नीतियां, टेक पार्क जिसमें बिहार, पटना, बिहटा और इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। आधारभूत ढांचा जिसमें सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, मेगा रोड प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। बिजली में सुधार करने के लिए, है ना, ऊर्जा में सुधार करने के लिए जैसे अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है, उसी तरह से धीरे धीरे हो सकता है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया जाए। प्रशासन में जिसमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा। RTPS यानी कि ऑनलाइन सेवा प्रणाली को शुरू किया जा रहा है। तो ये अभी फ्यूचर में ये अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है, लेकिन अब फ्यूचर में हम देखेंगे कि आगे इसमें और क्या कुछ विकास करने की उम्मीद है या नहीं है। अब देखिए, बिहार इसलिए पिछड़ा हुआ नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उसके जो संसाधन है, नीति है या प्रशासन है, उसमें लंबे समय तक जो तालमेल है, मतलब उनमें जो लंबे समय तक जो आपसी जो उनमें तालमेल देखा जाता है, उसमें काफ़ी कमी रही है। संसाधन तो है लेकिन उनमें उनका अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा। नीतियां बनाई जाती हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर लेकर नहीं जाया जाता। उसके बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना देखा जाता है कि अगर कोई नीति लागू की भी जाती है तो उसमें लोग भ्रष्ट, इतने ऑफिसर भ्रष्ट बैठे हैं कि वो उन नीतियों को सिर्फ उसी लेवल पर रखते हैं जहां पर उनका फ़ायदा होता है। तो लेकिन आज अगर हम देखें, बिहार बदलाव की राह पर चल रहा है। अगर शिक्षा, उद्योग और नीति को सही दिशा दी जाए तो यह राज्य फिर से अपने इतिहास की तरह फिर से एक उज्जवल भविष्य की तरफ जा सकता है। लेकिन आगे हम देखेंगे इसमें और क्या क्या विकास होना बाकी है या और इसमें क्या कुछ विकास की नीतियां बनाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।